जैन प्यारे साथियों, उम्मीद आपसे बहुत अच्छे होंगे, बहुत प्यारे होंगे। मेरे भाई बहन सब बताएंगे कैसे हैं। जैसा कि आपको पता है, आर्मी एन की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसका आज भाग 10वां है और ये लगातार चलती रहेगी। साथियों, आपको बता दें, इसके साथ हमने जो यूपी पुलिस की मैथ, अग्निवीर की मैथ और फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और स्पेशल रीजनिंग जो क्लास होती है, मास्टर रीजनिंग शुरू कर रखी है। आप टाइम से आएंगे और उसको लगातार ज्वाइन करेंगे। आपको बता दें, आपका जो टाइम होगा साथियों, एक बार सुन लें, उस हिसाब से आप आएंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि हमारे पास अगर आप सुबह आएंगे 9 बजे, सुबह 9 बजे से क्लास ज्वाइन करते हैं तो आपको मिलेगा सेट यूपी पुलिस का, जो केवल मैथ होगी उसमें, और वो धमाकेदार धड़ल्ले से क्वेश्चन होंगे जो आप एग्जाम में हो पाएंगे। ऐसा नहीं है आप एग्जाम में देखें, क्लास फिर ज्वाइन करें, फिर समझें कि ऐसे क्वेश्चन आते भी या नहीं। उसके बाद ये 9 बजे रोज कंटिन्यू, कोई संडे कोई मंडे नहीं, लगातार क्लास आएगी। अकस्मात कोई दुर्घटना हुई वो अलग बात है, नहीं तो क्लास लगातार चलेगी। उसके बाद सुबह 8 बजे और ये क्लास लाइव आएंगे, जितने आगे से भी लाइव आएंगे। सुबह 8 बजे आप आएंगे तो 8 बजे आपका अग्निवीर का सेट नंबर 14 मिलेगा, 14 स्टार्ट होगा। इससे पहले 13 हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जाएं, प्ले चेक करें और सारी वीडियो कंटिन्यू पढ़ें, देखें और उससे ज्ञान प्राप्त करें। उसके बाद को आए आप 7 बजे, जो 7 बजे क्लास आती है वो चलती है इसमें हमारी रीजनिंग की, इसमें कोडिंग की चल रही है। पार्ट 1 हो गया है और कल पार्ट 2 आ जाएगा, जो कि बहुत अच्छे तरीके से समझाया मैंने, 1-0 से लेकर। अगर कोई बच्चा बिगिनर है वो भी समझेगा और जिसने पहले से कर रखी है उसको भी लाभ मिलेगा, जो कि हम कंट्रीज बोर्ड पे अपने हाथ से लेके से शुरू करते हैं। उसके बाद 7 बजे हो गया। अब आपकी क्लास होगी सुबह 6 बजे। जो बच्चे कक्षा 8, क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11 या क्लास 12 के हैं, उनके लिए क्या है, साइंस की चल रही है, फिजिक्स आराम से देखेंगे क्योंकि उनका क्लास विद्यालय 8 से है, तो उससे पहले देख सकते हैं आराम से। और साथ ही ये जो सीरीज चल रही है, और ये जो सीरीज आपको सामने आ रही है ये अग्निवीर की है। ये कम से कम 10 से 11 जो डिटेल्स आएगी हम आपको बता देंगे। इसका भी टाइम जो था, जो इवनिंग टाइम है, तो क्लियर नहीं कर सकते, लेकिन जहाँ तक ये उम्मीद, ये क्लास आपको शाम को सुबह मिलेगी। अभी हम उसके बारे में चर्चा करके आपको बताएंगे। जैसे ही एक वीडियो आएगी बता देंगे किस टाइम आएगी वीडियो, 1 मिनट भी बताएंगे एक क्लास किस टाइम आएगी। ठीक साथियों, आप जो क्लास देख रहे हैं इसका जो आपका टाइम रहेगा, ये रोज शाम 4 बजे, यानी डेली शाम 4 बजे क्लास कंटिन्यू मिलेगी। तो साथी आइए आज की क्लास शुरू करते हैं और ये पार्ट नंबर हमारा इसका 10 होगा। अगर आपने इससे पहले 9 पार्ट नहीं देखे तो आप जाइए और हम चेक करिए हमारी डिस्क्रिप्शन, उसमें जैसे ही आप हमारे प्ले स्टोर खोलेंगे और उसमें क्या है, वो खोलने से पहले आपको देखना पड़ेगा कि डिस्क्रिप्शन में कौन कौन सी लिंकें पड़ी हैं। जितनी प्ले लिस्ट बनी है सारी मैंने लिंक उसमें प्रोवाइड करा रखी है, जैसे आप जाएंगे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। चलिए साथी शुरू करते हैं एक अच्छी 4 लाइन के साथ। 4 लाइन इस प्रकार से हैं। देह शिवा पर मोह ये है, ये उन भावी फौजियों के लिए है जो देश के आगे फौजी है, जो जाना चाहते हैं और अपने आप को रात दिन घिस रहे हैं, सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए है। देह शिवा पर मोह ये है, शुभ कर्मन ते कबहू न टरूं। देह शिवा पर मोह ये है, शुभ कर्मन ते कबहू न डरूं अरसों जब जाय लरूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। साथी आप भी अपनी जीत कर पाएंगे अगर आपने तन मन धन से मेहनत की है तो। चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, इस बार पहला क्वेश्चन, पहले मैं साथ ही आपको PDF सेट कर लूँ। पहला क्वेश्चन के लिए पहले PDF सेट कर लूँ, कहाँ पे है। चलो भाई फटाफट ऊपर पहुँच जाओ, क्योंकि आपका लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा था हमें, ये रहा। गुड, तो आपको अब क्वेश्चन दिख रहा है, देखें साथी। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता किस इकाई में व्यक्त की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 1 है कि पदार्थ है कोई, उसकी जो पदार्थ की इकाई है वो किस में व्यक्त की जाएगी। जैसे ऑप्शन ए ओम, ऑप्शन बी ओम बटे सेंटीमीटर में, ऑप्शन सी है ओम माइनस सेंटीमीटर में, या ऑप्शन डी है ओम सेंटीमीटर। साथ ही बताएंगे तो पदार्थ की प्रतिरोधकता जो ज्ञात की जाएगी वो हमारा ऑप्शन कौन सा, सी वाला से होगा। कौन सा, सी वाला से हो जाएगा। मतलब कौन किसमें, इसका होता है ओम और माइनस सेंटीमीटर। ओम माइनस सेंटीमीटर में पदार्थ की प्रतिरोधकता ज्ञात की जाती है। साथ ही आपको बता दें, अगर कभी आता है कि प्रतिरोध, कैसे, प्रतिरोध का मात्रक बताएं। प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है,
तो साथी प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम। आप याद रखेंगे, एग्जाम में आता है। प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है? ओम होता है। मात्रा क्या होगा? ओम होगा। चलिए साथी देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहां से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2, रॉकेट में प्रयुक्त विशेष प्रकार के ईंधन का क्या नाम है? रॉकेट में प्रयुक्त विशेष प्रकार के ईंधन का क्या नाम है? साथी ये क्वेश्चन मैंने देखा है, जहां तक मैंने उठाया, इस बुक से मिला, उसमें लिखा है रॉकेट में प्रयुक्त विशेष प्रकार के इंजन का क्या नाम है। साथी यहाँ पे टाइपिंग इसकी, क्यों इंजन नहीं हो सकता? क्योंकि इंजन क्या है, सब में जेट प्रकार के इंजन लगे होते हैं, तो इसमें विशेष प्रकार के ईंधन की बात की गई। तो देखिए ऑप्शन ए है नोडक, ऑप्शन ए विशेष तेल, ऑप्शन सी है सोलर, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथ ही आप बताएंगे जो विशेष प्रकार के इंजन होंगे उनमें किस प्रकार का ईंधन प्रयोग किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किस प्रकार का ईंधन प्रयोग किया जाएगा? तो किस प्रकार का ईंधन प्रयोग करेंगे हम उसमें? हाँ, विशेष तेल का। कौन सा ऑप्शन हमारा? कौन सा? 20 हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा? 20 रहेगा, यानी कि उसमें हम विशेष प्रकार के तेल का प्रयोग करते हैं। जैसे जो उसमें तेल प्रयोग करते हैं इंजन में, वो क्या होगा? वो तरल हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? तरल हाइड्रोजन होता है। देखिए जब भी रॉकेट लॉन्च होता है तो उसमें हम क्या करते हैं? हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। किसमें? उसमें हम हाइड्रोजन का प्रयोग करते हैं। वो कौन सा होता है? जो ईंधन भेजता है। लेकिन जो रॉकेट इंजन होती है, नॉर्मल इंजन होते हैं, इनमें तरल हाइड्रोजन का भी प्रयोग किया जाता है। तो साथ ही हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर 2 का कौन सा ऑप्शन? बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता। द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन क्या होगा? साथी द्रव्यमान उसका होता है जिसका कोई आयतन होता है। द्रव्यमान प्रति यूनिट आयतन क्या होगा? कोई ऑप्शन हमारा है ए बल, ऑप्शन बी है कार्य, ऑप्शन सी है घनत्व, या ऑप्शन डी है दबाव। साथी अगर द्रव्यमान प्रति यूनिट की बात करेंगे हम, तो द्रव्यमान जो प्रति यूनिट होता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 प्रति यूनिट होता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो वो हमारा क्या हो जाएगा? घनत्व। क्या रहेगा? वो हमारा घनत्व हो जाएगा। अब साथी घनत्व कैसे? क्योंकि अगर बल की बात करें तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, कार्य जूल प्रति सेकेंड होता है, जो दबाव होता है या पास्कल संबंध रखता है। तो बचा कौन? घनत्व। आप एग्जाम देने जाते हैं, आपको लगता है कि मेरे समझ में नहीं आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा? तो साथी इलिमिनेट कीजिए कि कौन सा ऑप्शन होगा। जो आपको पता है उन्हें हटाते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 4, ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? ऊपर से देखने पर पानी का टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 4, उथला क्यों दिखाई देता है? प्रतिबिंब के कारण, अपवर्तन के कारण, विवर्तन के कारण, या कुल आंतरिक परावर्तन के कारण। तो साथी जो आप देखना, आपने एक गिलास लिया और गिलास में पानी रखा और एक उसमें क्या अगर चम्मच डाल दें या कोई लोहे की कील या लकड़ी डाल दें, तो जहाँ तक पानी का तल होगा वहाँ से आपको लोहे की कील, लकड़ी की जो भी आपने स्टिक डाली वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है। ऐसा क्यों होता है? साथी होता है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। जो हमारा कौन सा 4 का कौन सा? बी सही रहेगा। मतलब प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। किसी लिए होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। चलिए कौन सा हमारा? बी हो गया। अच्छा, अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन होता है कि कोई वस्तु जल में है और वो अंदर पड़ी हुई है और उतली दिखती है। फॉर एग्जाम्पल आज आपने घर में करके देखना, जैसे आपने बाल्टी में पानी भरा और एक बाल्टी खाली रखी, दोनों बाल्टी सेम हो। जब जिस बाल्टी में पानी भरा होगा उस बाल्टी की जो तली होगी वो ऊपर उठी हुई प्रतीत होगी, और जो बाल्टी प्लेन होगी उस बाल्टी का पानी सिंपल जैसा है, मतलब जो बाल्टी खाली वो वैसे खाली दिखेगी। लेकिन जिस बाल्टी में हल्का सा भी पानी भरा है, थोड़ा सा पानी है, तो उसका जो पेंदी है वो उठा हुआ प्रतीत होगा। इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। साथ ही देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि जल में नमक को विलय करने से क्या बनता है? आपने जल लिया, साथ जल में नमक, जल में चीनी, यानी कि जल में वो चीज मिलाओ जो चीज बिल्कुल मिल जाए। तो क्या बोलेंगे हम कि जल में नमक को विलय करने से क्या बनता है? समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, यौगिक या पायस। आपको साथ ही क्लियर कर दें, ध्यान रखना, आपने जल में कोई चीज मिलाई, यदि वो वस्तु जल में पूरी तरह से घुल जाए तो आप समझना
या समांगी मिश्रण बन गया। जैसे कि आपने जल में नमक मिलाया तो नमक पूरा घुल गया, चीनी पूरी घुल गई। जो चीज़ अत्यधिक घुल जाएगी वो क्या होगी, वो बनने वाला मिश्रण समांगी होगा, लेकिन जो ना घुले वो क्या विषमांगी। आप सुबह उठ के चाय पीते हैं, आपके पूरा इंडिया, भारत, पूरे संसार में ये रिवाज चलती है, सुबह उठ के चाय पी जाती है। तो आप चाय पी, तो चाय कैसा मिश्रण था सोचो, उसमें कई पदार्थ मिले जरूर थे लेकिन वो समान थी ना, और जब वो समान थी तो चाय समांगी हो गई। इसलिए हम कह सकते हैं कि जल में नमक का विलय क्या बनता है, क्या समांगी मिश्रण। हाँ, 5 का ऑप्शन ए जो हम कह सकते हैं समांगी मिश्रण। कैसा, समांगी मिश्रण। अच्छा साथी, अगर ये समांगी मिश्रण बनेगा तो अब आप हमें बताएंगे कि साथी विषमांगी मिश्रण क्या होगा, कैसे होगा। चलिए हम आपको समझाते हैं विषमांगी मिश्रण। मानिए आपके गांव में बारात आई किसी लड़की की, आप वहां पर गए, पार्टिसिपेट किए। आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा कैन लेंगे जिसमें आपको सुबह घोल के अपना शरबत पिलाना। गांव की रिवाज होती है कि शादी विवाह में शरबत पिलाना, अतिथि का स्वागत करना, क्योंकि हमारे भारत में अतिथि को भगवान कहा गया है, अतिथि देवो भव। तो यहाँ से क्या करेंगे, आपने चीनी डाली और उसमें क्या किया, एक बार घोला और एक लोटा भर के दे दिया, एक बाल्टी भर के पिलाने के लिए। और पानी इसमें ना डालें, क्या करें, एक बार घोले बाल्टी दे दें ले जाने के लिए। तो आप जितनी बार बाल्टी भर भर के शरबत देंगे डोनेट करने के लिए, लोगों को पिलाने के लिए, तो हर बाल्टी का स्वाद अलग अलग होगा। क्यों, चीनी कहाँ पड़ी थी, तल में, आपने हल्की हिलाई, घोल के दे दिए, फिर क्या किया, अगली बाल्टी लाए, फिर एक बार घोला, फिर बाल्टी भरी, फिर दे दिए। तो जितने लोग पियेंगे सबके गिलास में क्या होगा, जो स्वाद अलग अलग जाएगा। क्यों, हर बाल्टी में अपनी मात्रा क्या है, जो जल और चीनी की मात्रा अलग अलग है। तो इस प्रकार के मिश्रण क्या बोलेंगे, विषमांगी मिश्रण। साथ ही एग्जाम्पल एक और देख सकते हैं, आप लोग जल, बालू, कोयला, कंक्रीट, इनको मिलाओ, ये नहीं मिल सकते, तो ये विषमांगी हुई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है उस पर चर्चा कर लेते हैं। 6 है, जल में, सॉरी तो हो गया, हाँ, मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों से होता है, आखिर मिश्रण बनता है किससे। साथ ही इन क्वेश्चनों को करने के लिए आप कुछ मत करो, रोजमर्रा की जिंदगी को अपने आप पे ले लो, आप क्वेश्चन अपने आप से हो जाएंगे। क्वेश्चन है कि मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से बनता है। ठोस, ऑप्शन बी द्रव, ऑप्शन सी ठोस और द्रव दोनों, या ऑप्शन सी ठोस द्रव गैस। आप बताए चाहते हैं आप मिश्रण बनाएंगे तो आप कोई तत्व लेंगे, कोई भी तत्व लेंगे, फिर चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या गैस हो। अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा 6, इसकी बात करेंगे तो साथी अगर आप मिश्रण तैयार करना चाहते हैं तो आपके पास 3 चीज होनी चाहिए। कौन कौन सी, एक तो आपके पास ठोस होना चाहिए, उसके बाद आपका द्रव होना चाहिए, और उसके बाद आपके पास गैस होना चाहिए। ऐसा क्यों, तो देखो साथी आपको बात बता दें, ध्यान देना मेरी बात विशेषकर। आप ठोस में ले आओ चीनी, ओके, आप द्रव में ले आओ पानी यानी कि जल, इन दो को मिलाओ, कहीं ना कहीं बनेगा मिश्रण। मानते जल एक यौगिक है, चीनी एक विलायक है, तो जल में विलय हो जाती है, लेकिन इन दोनों से मिलने वाला पदार्थ क्या बनेगा, मिश्रण, किसमें 2 तत्व हो गए। उसके बाद साथ ही गैस की बात करें, अगर गैस की बात करेंगे तो आप देखिए साथी वायु, अगर आप वायु की बात करें, वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है, जल एक यौगिक है। जब 2 कंपाउंड, 2 तत्व एक अच्छे और एक शुद्ध मात्रा मिलते हैं उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे कि जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 6 की बात करेंगे साथी, तो हमारा कौन सा, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। 7 क्या कहता है, विद्युत के द्वारा लगी आग को रोकने हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि आप सोचिए कि आप अपने गांव में टहल रहे थे अचानक और खंबे पर आग लग गई, जो कि आग बिजली से लगती है, कहीं बिजली का खंबा था, वहां पर आग लग गई और अब आपको आग बुझाना है, तो आप क्या करेंगे, आप उस आग को कैसे बुझाएंगे। देखिए ऑप्शन ए है पायरीन द्वारा, ऑप्शन सी है आइडोफार्म द्वारा, ऑप्शन डी है क्लोरोफार्म द्वारा, या ऑप्शन डी फार्मिलिन द्वारा। तो साथ ही आपको बता दें कि जब भी आप क्या करते हैं, बिजली के खंभे या बिजली की आग को बुझाते हैं तो आप किस द्वारा, आप बुझाएंगे पायरीन के द्वारा। किसके द्वारा, पायरीन के द्वारा। अच्छा पायरीन क्या होता है, पायरीन एक ऐसा तत्व है जो कभी भी विद्युत या किसी भी आग को दूर रखता है। जैसे कि इसका फार्मूला होता है CCl4, ये पायरीन है। अब साथ ही आप कहेंगे कि विद्युत की लगी आग हम जल से क्यों नहीं बुझा सकते। जल से इसलिए क्योंकि जल क्या होता है, जल विद्युत का सुचालक होता है। यदि किसी तालाब में आप विद्युत के 2 तार डाल दें तो पूरे तालाब में क्या करंट फैल जाएगा और वहां पे दुर्घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन यदि कहीं पे पायरीन पड़ा हुआ है, पायरीन में तार डाल देंगे तो विद्युत नहीं फैलेगा। क्यों, क्योंकि पायरीन क्या करता है, जो विद्युत से लगी आग है उसको ठीक कर लेता है,
साथ ही आप अग्निशामक यंत्र जानते होंगे, आप गाड़ी में देखें, बस में देखें, विद्यालय में देखें, किसी फैक्ट्री में देखें, बहुत से लगे होते हैं। क्या कभी जानने की कोशिश की कि अग्निशमन यंत्र में कौन सी गैस भरी होती है? साथ ही बता दें, जो लाल लाल टैंक होते हैं, सिलेंडर होते हैं, उन अग्निशमक में हम क्या कहते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। क्यों? क्योंकि अग्निशमन यंत्र में ये गैस क्या करती है? आग को अच्छे से जल्दी से बुझा देती है। साथ ही ऑप्शन अगर 7 की बात करेंगे तो कौन सा हमारा ये उत्तर सही हो जाएगा? चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 क्या कह रहा है? नींबू और खट्टे फलों में क्या होता है? नींबू और खट्टे फलों में, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आता भी होगा क्योंकि अत्यधिक ज़्यादातर फेमस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8, नींबू और खट्टे फलों में क्या पाया जाता है? क्या लैक्टिक एसिड होता है? ऑप्शन बी ऑक्सैलिक एसिड होता है, या ऑप्शन सी साइट्रिक एसिड होता है, या ऑप्शन डी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। साथ ही बता दें, नींबू और खट्टे फलों में हमें साइट्रिक अम्ल मिलता है। कौन हमारा? सी सही रहेगा। कौन सा? साइट्रिक अम्ल। इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आप अगर भूल जाते हैं, चिंता नहीं करना, साइट्रिक एसिड हम आपको सिखाएंगे कैसे। देखो कैसे आप सीखेंगे इसे, साइट्रिक एसिड। साथ ही माना कि हमें नहीं आता है साइट्रिक एसिड क्या होता है। मान लो आपने नींबू खाया, नींबू खाने का दांत इतने खट्टे हो जाते हैं कि आप किसी से बात करना पसंद नहीं करेंगे, आप जाएंगे साइड पे बैठ जाएंगे। कहाँ? साइड पे बैठ जाएंगे, मतलब किसी से बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि आप कोई भी इमली खाए तो इमली खाने का दांत खट्टे हो जाते हैं, आप बोलने का मन नहीं करता है, तो आप कहेंगे साइड पे बैठ जाएंगे। और साइड मतलब साइट्रिक एसिड। साथ ही साइड से क्वेश्चन में याद आया, क्योंकि आप याद रखना ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं रीजनिंग का है, और ये क्वेश्चन अभी हाल ही में जो एग्जाम एमटीएस में आया हुआ है। क्यों? क्योंकि मेरे पास बच्चे पूछते रहते हैं, एग्जाम आते कई क्वेश्चन आते हैं डाउट पे। एक क्वेश्चन साइड वाला था, इंजीनियर कहाँ वर्क करता है, क्वेश्चन आता है इंजीनियर कहाँ वर्क करता है, याद रखना। साथ ही जब भी आप बोलोगे कि इंजीनियर कहाँ वर्क करता है, तो याद रखना इंजीनियर साइड पे वर्क करता है। और इंजीनियर जब वर्क करता है तो आपसे इतना काम लेता है कि आपके दांत खट्टे पड़ जाते हैं। जब आपके दांत खट्टे पड़ेंगे मतलब साइट्रिक अम्ल उसने खा रखा है। तो आप याद रखना कि साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाएगा? उन फलों में जो ज्यादा दांत खट्टे कर देते हैं। ठीक है। साथ ही ऑप्शन ए में दिख रहा है लैक्टिक एसिड। दूध को दही में बदलना, हल्के नॉर्मल खट्टे पदार्थों में पाया जाना, लैक्टिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है। और लास्ट एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का है, नॉर्मल स्वाद सबको पता होता है। ठीक है। साथ ही हमने चारों के बारे में बता दिया, और 8 का हमारा उत्तर कौन सा? सी सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9 क्या करा कि निम्न में से हल्का तत्व कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन आप नहीं बना पाए तो कहीं ना कहीं आपने मेरी हाइड्रोजन की क्लास नहीं देखी, या फिर हमसे अभी जल्दी में जुड़े हैं। साथ ही याद रखना, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे हल्का तत्व कौन सा है? ऑप्शन हमारा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या पारा। तो आपको बता दें, पृथ्वी पर पाया जाने वाला सबसे हल्का तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन। ऐसा कैसे कह सकते हैं? हाँ, हाइड्रोजन जो कि परमाणु क्रमांक 1 होता है और परमाणु भार 1 होता है, पृथ्वी पर पाया जाने वाला एकमात्र तत्व जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होते, जिसमें हाइड्रोजन में। तो बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जिसका उत्तर हमारा ए वाला सही हो जाएगा। बात करें हाइड्रोजन की, इसके 3 समस्थानिक होते हैं, 3 आइसोटोप होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ड्यूटेरियम होते हैं, प्रोटियम होते हैं और टाइट्रियम होते हैं। इन तीनों के द्वारा हाइड्रोजन को अलग अलग रूप में देखा जाता है। ड्यूटेरियम बंधक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि ये हाइड्रोजन का द्वितीय समस्थानिक है। दोस्तों, हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं? इसको हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। इंपोर्टेड क्वेश्चन, भविष्य का ईंधन, इसे हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं, क्योंकि भविष्य में हाइड्रोजन का अत्यधिक प्रयोग किया जाएगा। इसको हम आवारा तत्व की संज्ञा भी देते हैं। ये एस ब्लॉक का तत्व है, परमाणु क्रमांक 1 है, और यह कैसा? यह एक मर्दा धातु है हाइड्रोजन, लेकिन धातु क्योंकि इसमें रखा गया है प्रथम तत्व, इसलिए आ जाता है। और हाइड्रोजन की बात करेंगे तो इसके बारे में चर्चा, हाइड्रोजन के बारे में अगर आप पूरा जानना चाहते हैं कि फुल इसका नॉलेज क्या है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से उठ के जाएंगे तो वीडियो देखने के बाद प्लेलिस्ट में एक बनी है आवर शार्डी की, यानी पीरियोडिक प्लेलिस्ट। उसमें आपको हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, लिथियम सब मिलेगा। ठीक है। साथी, तो हमारा कौन सा 9 का ए सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। मोनोजाइट ... का खनिज है। आप बताएंगे कि जो मोनोजाइट प्राप्त किया जाता है यह कहाँ से प्राप्त किया जाता है? मोनोजाइट को हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? बात करेंगे अगर हम इसकी ऑप्शन क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10 मोनोजाइट। साथ ही मोनोजाइट चट्टानों से, खदानों से, अपसारी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। तो मोनोजाइट साथी कहेंगे ऑप्शन ए है यूरेनियम, ऑप्शन बी थोरियम, ऑप्शन सी है आयरन लोहा,
और ऑप्शन सी है पोटेशियम। बताते हैं मोनोजाइट साथी हमारा थोरियम से प्राप्त किया जाता है। किससे? थोरियम से। 10 का कौन सा 20 हो जाएगा, यानी कि थोरियम। थोरियम से हम मोनोजाइट को प्राप्त करते हैं। साथियों तो हमारा उत्तर हुआ 10 का। एक बात याद रखना, आपको दिया गया यूरेनियम, आपको देखना ये ऑप्शन ये दिया गया यूरेनियम। आपको बता दें आवाज सारणी में ये परमाणु क्रमांक 92 पे रखा हुआ है। क्या वर्क करता है यूरेनियम? तो ये विस्फोटक के रूप में ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, इसलिए बहुत फेमस है। और अत्यधिक अब जब हम क्या करते हैं, कभी केमिस्ट्री में बनाएंगे रासायनिक प्रक्रिया, तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद हमारा दिया गया है आयरन, लोहा, जो कि आवाज सारणी में साथी 26 पे रखा हुआ है। फिर दिया गया है हमारा पोटेशियम। पोटेशियम का सिंबल क्या होता है? के होता है, पी नहीं होता है, याद रखना, क्योंकि पोटेशियम का सिंबल के होता है। और ये आप बात करेंगे परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो ये पोटेशियम मेरा 19 पे रखा हुआ है। या फिर पोटेशियम की अगर बात करेंगे, ये परमाणु क्रमांक 19 पे रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं इन प्रकार के अगर आप पढ़ते हैं तो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हमारा 10 का क्वेश्चन कौन सा? बी, यानी कि थोरियम सही हो जाएगा, मोनोजाइट H के थोरियम का। क्वेश्चन नंबर 11, दूध से दही बनना निम्न में से कौन सा परिवर्तन है? क्वेश्चन नंबर 11 साथी अगर बात करें, देखो अब अगर ये क्वेश्चन हमने आज भी बता दिया तो कहीं ना कहीं फिर आपके पढ़ने से फायदे क्या? क्योंकि साथी आपने अगर हम दोनों ने मेहनत की तभी तो फायदा किसी चीज का। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, और इसको हम लिख देते हैं आप। ऐसा क्यों? आपको क्यों? क्योंकि दूध से दही बनना मैंने कई बार बताया, हम आपको उदाहरण बताएंगे, कमेंट यहाँ पे उत्तर बताएंगे। जो चीज एकदम बदल जाए, पुनः रूप न प्राप्त कर सके, वो कहलाएगी रासायनिक परिवर्तन। जो चीज दोबारा रूप प्राप्त कर ले, जिस रूप से किसी नए रूप में जाए और पुनः अपने रूप को प्राप्त कर ले, वो कहलाएगी क्या साथी? भौतिक परिवर्तन। आप बताएंगे दूध से दही बनना क्या कहलाएगा? क्या दही बनने के बाद दूध जो दही बन जाएगा, क्या जीवन में दोबारा कभी दूध बन पाएगा? दूध जो दही बन गया, दही बनने के बाद क्या कभी दोबारा दूध बन पाएगा? नहीं ना। तो हम बताएंगे क्या है, हम ही बता देते चलो। इसका हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन, जो कि हमारा कौन सा 11 का सी सही हो जाएगा। साथी आप क्या करेंगे, कमेंट में 1-2 रासायनिक परिवर्तन के उदाहरण जरूर लिखना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, किसी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कौन करता है? जैसे साथी आप कोई भी अभिक्रिया बनाएं, उसको सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करेगा? जैसे हम आपको उदाहरण देते हैं, आप जल ले लें, आपने जल को रखा धूप में, आप ले लेंगे जल, आप जल को रखेंगे धूप में, और एक भाई रखे पानी ठंडक में, एक जल को रख दें आप रात में, एक को रख दें किसी कमरे में, तो जो अभिक्रिया होगी वो सबसे ज़्यादा प्रभावित किससे होगी? आप बताएं। आपने जल लिया, कुछ मिश्रण मिलाया और आग जलाई रख दिया, तो आप देखना 10 से 5 मिनट में क्या एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, परिवर्तन आएगा। धूप में रखे जल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, छाँव में रखे में कोई नहीं, रात में रखे जल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर आपने जो आग जलाई उसमें परिवर्तन हुआ कैसे? तो साथी इसमें परिवर्तन हुआ कैसे, अब बताएं कैसे होगा? तो कौन सा करेगा? तो साथी अभिक्रिया को प्रभावित करेगा कौन सा? तो ताप, यानी हमारा कौन सा ऑप्शन 12 का ऐसे रहेगा। अब टेम्परेचर, जब आपने ताप दिया तभी तो चाय बनी ना, तो अभिक्रिया को प्रभावित करेगा कौन? ताप। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 13 साथी 13 है, लोह धातु पर जिंक की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? आप यदि किसी लोहे को क्या करेंगे, छोड़ देंगे 2 ऑक्सीजन में, तो उस पर कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाएगी। तो आप बताएंगे कि जब लोहे पर ऑक्सीजन ना लगे, मतलब जंग ना लगे, रोकने के लिए क्या करते हैं? हम लोग अपने गांव घर में देखते हैं कि पिताजी क्या करते हैं कि आयरन लोहे का जो दरवाजा होता है उसको पॉलिश से पेंट कर देते हैं फटाफट। अगर वो साइंस पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो ठीक है, पर उनको यही बात पता है कि जब हम एक दरवाजे पर किसी से पेंट कर देंगे तो इसमें जंग नहीं लगेगी। और इसके लिए क्या कहते हैं सुनिए, ऑप्शन ए जस्तीकरण, ऑप्शन बी वल्कनीकरण, ऑप्शन सी गैल्वेनीकरण, या ऑप्शन डी संक्षारण। साथी जो जंग ना लगे, जंग रोकने के लिए हम जो प्रयोग करते हैं वो कहते हैं गैल्वेनीकरण का। क्यों गैल्वेनीकरण क्या होता है? क्योंकि हम कई बार ऑप्शन में जस्तीकरण मिलेगा, यहाँ पे हम जस्तीकरण नहीं लगाएंगे। क्यों? जब आपको दोनों दिया है तो आप लगाएंगे गैल्वेनीकरण। जब कहीं पर आपको लगे कि गैल्वेनीकरण नहीं दिया गया तो आप लगाएंगे जस्तीकरण। हमारा ऑप्शन कौन सा ही सही होगा? लोहे पर ऑक्सीजन चढ़ाने, वो किसी भी प्रकार की पेंट करने को क्या बोलते हैं? गैल्वेनीकरण। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14 क्या कह रहा, निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? दुर्बल मतलब
जो कि अगर आप खा भी लेंगे या पी भी लेंगे तो कोई दिक्कत ना हो, दुर्बल नॉर्मल से अम्ल होता है। साथी कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 14। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है ऑक्जेलिक एसिड, बेंजोइक एसिड, या फिर हाइड्रोलिक एसिड, या फॉर्मेल्डिहाइड एसिड। तो सबसे दुर्बल होता है साथी बेंजोइक एसिड। 14 का बात करेंगे तो हमारा कौन सा? बी से जाएगा बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड। साथी एक बात था ना, जो हम अम्ल देखते हैं उसका फार्मूला क्या होता है, तो पैमाना क्या होता है? तो साथी बताएं, एक 0 से लेकर 14 तक पैमाना होता है, जो कि अगर पैमाने की बात करेंगे तो 0 से लेकर 14 तक। बीच में क्या होता है? उदासीन। जल क्या है? उदासीन है, तो बीच में 7 होता है और 14। अगर 7 से इधर आएंगे तो क्या होगा? साथ ही अम्ल होगा। अम्ल जब हम खा पी सकते हैं। आगे जाएंगे तो क्या होगा? क्षार होगा। आप देखते हैं निरमा, कपड़े धुलते हैं, है ना, वो सब उससे मिलता है। सर चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15 कह रहा है किस धातु का क्षय नहीं होता है? आप किस धातु का क्षय नहीं होता है? बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो जो हमारे गांव की माँ बहन उनको पता होता है। वो साइंस नहीं पढ़ी वो अलग बात है, पर उन्हें पता होता है कैसे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है कि किस धातु का क्षय नहीं होता है? ऑप्शन ए है मैग्नीशियम, ऑप्शन बी है लोहा, ऑप्शन सी है कैल्शियम, या ऑप्शन डी है प्लेटिनम। तो किस धातु का क्षय नहीं होता साथी? हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 इसका होगा डी, यानी कि प्लेटिनम। जो प्लेटिनम है इसका प्लेटिनम इसका क्षय नहीं होता है। प्लेटिनम का क्षय नहीं होता है। चलिए साथी बताएं और कौन कौन सी धातु जिनका क्षय नहीं होता है, हम आपको सिखाते। देखिए साथी, आप ले सोना, गोल्ड, सोना का क्षय नहीं होता है। चांदी का क्षय नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनका क्षय नहीं होता है, इसलिए इनके जेवरात वगैरह बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 15 इसका बना प्लेटिनम। क्वेश्चन नंबर 16 विटामिन सी किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी किस नाम से? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, इनके बारे में बात करेंगे, सब करेंगे। विटामिन सी किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 16। तो विटामिन सी किस नाम से? ऑप्शन ए एमिनो अम्ल, विटामिन बी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी एसिटिक अम्ल, या विटामिन डी एक्जेलिक अम्ल। तो विटामिन सी की बात करेंगे तो यहाँ साथी एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल कौन सा होगा? विटामिन सी को किस हम जानते हैं? तो एस्कॉर्बिक अम्ल, जो कि हमारा कौन सा? बी से जाएगा। साथी देखना विटामिन के बारे में, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ए बी सी डी ई के। देखो साथी बता दें, विटामिन बी और विटामिन सी ये कैसी है? ये दो कैसी है? ये जल में घुलनशील है। किसमें? ये जल में घुलनशील है विटामिन। फिर विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई कैसे? ये विटामिन कौन से हैं? ये वो है जो वसा में घुलनशील है। किसमें? वसा में घुलनशील है। देखिए विटामिन ए इसका नाम है रेटिनॉल, इसका जो वैज्ञानिक नाम है कौन सा? रेटिनॉल है। बात करेंगे बी, विटामिन बी का नाम है थायमिन। क्या नाम है? इसका नाम है थायमिन। विटामिन सी का जो अभी पढ़ रहे हैं हम, जो अभी जिसके बारे में एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, क्या नाम इसका है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई का विज्ञान नाम क्या है? टोकोफेरॉल। क्या है? टोकोफेरॉल। विटामिन के फिक्वोफिनोल, किसका नाम है? फिक्वोफिनोल। इस प्रकार से विटामिन के नाम हो गए। देखिए विटामिन ए रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टोकोफेरॉल, विटामिन के फिक्वोफिनोल। तो इस प्रकार विटामिन के नाम हो गए, जो कि हमारा 16 का कौन सा? बी वाला एकदम सही हो जाएगा, बी वाला। चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 17 तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होने वाला निकोटीन क्या है? अगर गांव के घर में, गांव मोहल्ले में पिताजी या आस पड़ोस के लोग तंबाकू खाते हैं, उन्हें सचेत कीजिए, क्योंकि तंबाकू से कैंसर होता है। साथी जो खाते हैं ठीक है, मना नहीं कर सकते, लेकिन आप कह सकते हैं कि तंबाकू से कैंसर होता है, समझा सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17 क्या कह रहा है? तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त होने वाला निकोटीन एक है स्टीराइड, लाइकोप्रोटीन या एल्केलाइड। तंबाकू से प्राप्त निकोटीन साथी क्या है, इसकी बात करेंगे तो यह है हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17 का है एल्केलाइड, जो कि कौन सा? 17 का डी से होगा, मतलब कि एल्केलाइड। एल्केलाइड तंबाकू में पाया जाता है। और साथ ही इसमें कौन सा वायरस होता है? तंबाकू में पाया जाता है क्या नाम? निकोटीन। तंबाकू में निकोटीन
नामक पदार्थ पाया जाता है, जिससे कि तंबाकू सबसे पहले प्रयोग किए गए थे निश्चेतक के लिए, मतलब कि सोने के लिए या नशे के लिए, लेकिन मानव ने क्या किया, धीरे धीरे इसे अपने प्रयोग में लिया और इसका आदी बन गया, प्रयोग करने लगा। ठीक है, इसका एक वो भी होता है TMB, आप जानते हैं TMB, टोबाको मोजेक वायरस, आप 12th में पढ़ाएंगे तो आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा तंबाकू के बारे में। साथ ही आप बताएंगे कि तंबाकू दिवस कब बनाया जाता है। अगर आपको नहीं आता कमेंट करना, अगली बार हम आपको बताएंगे कि तंबाकू दिवस कब बनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये गोवा की देन है। गोवा में जो आए तो पुर्तगाली है अल्फांडो वास्को डिगामा, उन लोगों ने दे दिया भारत को, और हम तंबाकू घिसने पिटने लगे, आज पे खाते हैं। जब मिट्टी नम वातावरण नमयुक्त होती है, क्वेश्चन नंबर 18, जब मिट्टी नम और वातावरण नमयुक्त होता है तो पादप में जो पानी का क्षय होता है वो कहाँ से होता है। जब मिट्टी नम होगी और वातावरण भी नमी होगा, वातावरण भी नम होगा तो पादप में क्षय होगा जल का, कहाँ से होता है, तो नमयुक्त होता है वो पादप में पानी का ह्रास कहाँ से होगा। ऑप्शन ए प्रकाश का संश्लेषण द्वारा, ऑप्शन बी पराशर द्वारा, ऑप्शन सी बिंदु का स्राव द्वारा, या ऑप्शन डी विसर्जन द्वारा। तो जब मिट्टी नमी होगी सॉरी, जब मिट्टी नमी होगी और वातावरण भी नम होगा तो साथी क्या बोलेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, नमयुक्त का तब क्या होगा, तो ये जो पानी पादप में आएगा ये किससे है, बिंदु स्राव के द्वारा। हमारा कौन सा सी से रहेगा, इसके द्वारा बिंदु स्राव के द्वारा आता है, बिंदु स्राव के द्वारा क्या आता है, द्वारा बिंदु स्राव के द्वारा पानी आता है। कैसे, देखो आपने ध्यान दिया होगा साथी, जब बरसात होती है और फिर चली जाती है, उसके बाद क्या होता है, पेड़ों के वृक्षों में कहीं ना कहीं उनके रंध्र स्टेना ग्रेना की द्वारा ओस की बूंदें निकलती हैं और सुबह वो बूंदें धीरे धीरे पास आके बूंद की मदद से टपकती रहती हैं। तो इसी जो क्रिया होती है ये पादप में पानी का ह्रास होता है, और किसके द्वारा, तो बिंदु स्राव के द्वारा, ग्रेना में बिंदु होते उससे जल निकलता रहता है। हमारा ऑप्शन कौन सा, 18 का सी से होगा। चलिए देखते हैं 19, केसर होता है सूखा मिश्रण। साथी केसर एक सूखा मिश्रण है, इसको हम किसके से प्राप्त करते हैं, पौधे के किस भाग से प्राप्त करते हैं। और याद रखना जम्मू कश्मीर राज्य में केसर पाया जाता है अत्यधिक। ठीक है, तो केसर प्राप्त करते हैं क्या, पत्ती और तना से, पंखुड़ियों और जड़ों से, फूल के बीज बनाने वाले भागों से, या बीज और कलियों से। तो केसर सूखा मिश्रण है, किस प्राप्त करते हैं, तो इसको हम ऑप्शन बी से होगा साथी, हमारा कौन सा ऑप्शन बी, इसको हम पंखुड़ियों से, किससे, पंखुड़ियों से, और जो पादप होते हैं उनकी जड़ों से प्राप्त करते हैं। साथ ही ये केसर है जो ये जम्मू कश्मीर राज्य में अत्यधिक पाई जाती है। कहाँ, जम्मू कश्मीर में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। साथ ही आपको बता दें कि जो केसर है इसको हम क्रोकस क्या बोलते हैं, इसको हम क्रोकस कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, क्रोकस है, किसका, केसर का, और ये जम्मू कश्मीर अत्यधिक पाई जाती है। साथ ही हम कह सकते हैं कि केसर तो प्राप्त करती है पंखुड़ियों से, पादप के पंखुड़ियों से, पादप की जड़ों से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस ग्रुप को जंतुप्राय रात्रिचर कहा गया है। इनमें आप बताएंगे कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो केवल रात में चलता है, दिन में नहीं। एक ग्रुप है, उस ग्रुप की बात करेंगे हम, कौन सा ग्रुप है साथी, देखने क्वेश्चन नंबर 20। ऑप्शन है घरेलू मक्खी, हाँ रात को टहलती है, मजा करती है, मौज करती है, खाती पीती रहती है। ठीक, खटमल वो तो रात को ही आता है बुलाने। तोता, भैया तोता क्या करता है, दिन में टाँव टाँव करता है, रात को नहीं आता है। ठीक है, तोता मामा वो नहीं आएगा। ऑप्शन बी देखते हैं, मच्छर, चमगादड़, उल्लू। मच्छर रात को, चमगादड़, उल्लू, हाँ ऑप्शन बी से होगा। क्यों, ऑप्शन सी में है गौरैया, हिरण दिन में टहलता है, उल्लू कुत्ता रात में नहीं। तो कह सकते साथी हम ऑप्शन कौन सा हमारा बी वाला से होगा। कौन सा ऑप्शन, एकदम बी से रहेगा। क्यों, हम बात करेंगे घरेलू मक्खी की, वो तो है, लेकिन इसमें ऑप्शन बी मच्छर, चमगादड़, उल्लू ये क्या करते हैं, रात में टहलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, हड्डियों में पाए जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है। साथ ही हमारी हड्डी है, इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, हड्डियों में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। साथ ही ऑप्शन है पाया जाएगा क्या, कोल्ड्रिन, ऑप्शन बी ओसिन, ऑप्शन सी एक्टिन, या ऑप्शन डी मायोटिन। तो हड्डियों में पाया जाने वाला कौन सा, हड्डियों में कौन सा पाया जाता है साथी, बात करेंगे हड्डियों में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा आता है। यहाँ पे ओसिन दिया गया है, ठीक है, ओसिन है, लेकिन साथी कई जगह इसके चेंज करके आता है। यहाँ पे ओसिन ही लगाएंगे बी, और 21 का भी यानी कि ओसिन। बात करेंगे ओसिन क्या है साथी, अगर हम बात करें ओसिन की तो ये हड्डियों में पाए जाने वाला प्रोटीन है। साथी मानव के शरीर में कितनी टोटल 206 हड्डियाँ होती हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी आती है, फीमर की होती है, जो हमारे जांघ में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी कहाँ, कान की है। कौन सी, कान की हड्डी, जिसे हम
क्या कहते हैं, कान की हड्डी की सबसे छोटी स्टेपीज होती है। कौन सी होती है, स्टेपीज, छोटी कान की हड्डी पाई जाती है। साथ ही हड्डियों के मामले में अगर बात की जाए, सबसे जो बड़ी हड्डी होती है सबसे बड़ी हड्डी फीमर, इस शरीर में कितनी पाई जाती है, बहुत लोग एक लगा देने चाहती है, 2 पाई जाती है, क्योंकि हमारे पास 2 लेग हैं, 2 पैर हैं, तो हड्डी पाई जाती है। ठीक है, फीमर की कितनी 2 हड्डियाँ पाई जाती हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन कौन सा, 22। 21 में हड्डियों में पाया जाए प्रोटीन कौन सा है, तो ओशिन। 22 में है कि शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। साथ ही दूसरी ग्रंथि तो बात की बात है, पहले आप हमें बताएं क्या ग्रंथि आप जानते भी हैं, और जानते चाहते तो ये बताओ कि पहली ग्रंथि कौन सी है। गुड्डा बताएंगे पहली ग्रंथि कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 23 से 22 है पाई जाने वाली, हाँ ये है क्वेश्चन नंबर 22। शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि ये रही थायराइड ग्रंथि, और सबसे बड़ी थायराइड है, और सबसे उससे छोटी कौन सी रहेगी, तो कौन सी छोटी जाएगी, हो जाएगी कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि। दूसरी ग्रंथि की बात करें, दूसरी कौन सी, अग्नाशय ग्रंथि। साथी के शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, यहाँ पे यकृत नहीं दी गई, यकृत दी गई, हाँ ऑप्शन बी में सुनो, ऑप्शन ए है अग्नाशय, ऑप्शन बी यकृत, या ऑप्शन सी पिट्यूटरी। तो शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि कौन सी है, तो यहाँ पे अग्नाशय लगाएंगे। नंबर 1 पे कौन है, यकृत, तो हम कौन सा ऑप्शन हमारा ए वाला सही हो जाएगा, कि शरीर में पाई जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन रहेगी, तो वो हमारी अग्नाशय ग्रंथि हो जाएगी, जो कि हमारा ए से एकदम हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्या करा कि रुधिर वाहिनिकाओं का फटना या फिर रुधिर स्राव रोका जा सकता है किसके द्वारा। जैसे कि आपकी एडी ज़्यादा फटते हैं, आपके लिप ज़्यादा फटते हैं, तो आपके शरीर में किसकी कमी ज़्यादा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन ई के द्वारा, विटामिन सी के द्वारा, विटामिन के द्वारा, या विटामिन बी के द्वारा। तो साथ ही रक्त का स्राव जो होता है वह संबंध विटामिन के द्वारा रखता है, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा, सी वाला सही हो जाएगा। विटामिन के, इसका क्या नाम क्या है, फिकविफिनोल, इसका क्या नाम, वैज्ञानिक नाम है। यह कार्य करता है अगर आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में विटामिन के नहीं है, तो साथ ही अगर आप कहीं पे कट जाते हैं तो 3 से 6 मिनट में आपके मेम्ब्रेन नहीं बन पाएगी, जालिका नहीं बनेगी, ब्लड खून नहीं रुकेगा। लेकिन यदि रक्त रुकना है और आपके शरीर में विटामिन के पूर्ण मात्रा में है, तो कहीं पे ब्लेड या पत्ती कट पिट जाते तो 3 से 6 मिनट में जालिका बन जाएगी और रक्त बहना रुक जाएगा। चलिए साथी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। एक लड़की ने मक्खियों से संक्रमित मिठाई खाई। एक लड़की शौकीन थी, उसने मक्खियों से संक्रमित मिठाई खाई, तो जिसके कारण फर्स्ट बार रोग से ग्रस्त हो गई, वह बीमार हो गई। ठीक है, तो जो मक्खी बीमार हो गई तो वह रोग कौन सा है, मक्खी खाई तो लड़की किस रोग से बीमार होगी। जो मक्खियों से संक्रमित मिठाई खाई तो लड़की बीमार होगी, रोग है इसमें क्वाशी योरकोर रोग से, विटामिन बी क्षय रोग से, विटामिन सी डिप्थीरिया से, या विटामिन डी हैजा से। तो मक्खी खाने मिठाई जब खाएगी लड़की तो वह विटामिन डी यानी कि विटामिन डी नहीं ऑप्शन नंबर डी हैजा से बीमार हो जाएगी, क्योंकि मक्खियों से क्या होता है, हैजा रोग फैलता है। साथ ही के बारे में अगर बात करें, हैजा रोग की बात करेंगे तो या किस वायरस से होता है, तो या विब्रियो वायरस से होता है। किससे, विब्रियो वायरस से हैजा रोग होता है। यह एक वायरस जनित रोग है और मक्खियों के द्वारा फैलाया जाता है। मक्खी को, जो मक्खी होती है इनमें जो क्या होता है, इसके पैरों में वायरस बैठ जाते हैं, तो खाने में बैठते तो वायरस छोड़ देती हैं और हम बीमार पड़ जाते हैं। 24 का हमारा डी से रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से अवसादी चक्र क्या है। साथ ही बात बताओ कि आपको पता है कि अवसादी चक्र क्या है। बुड्ढा अगर आपको अवसादी चक्र पता है तो ये इस क्वेश्चन का आंसर मतलब चुटकी में निकाल देंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 25। अवसादी, आपने देखा होगा चट्टाने, अवसादी चट्टाने पाई जाती हैं, उन्हें पत्थर निकलता है। साथ ही आप सुनो, ऑप्शन है कार्बन का, ऑप्शन बी ऑक्सीजन का, ऑप्शन सी नाइट्रोजन का, या ऑप्शन डी कैल्शियम का। साथ ही अवसादी चट्टानों की बात करेंगे, आपने देखा होगा जब अवसादी चट्टानें होती हैं तो उनके माध्यम से क्या निकलता है, कैल्शियम, यानी कि पत्थर। क्या निकलता है, पत्थर, इसे बोलते हैं कैल्शियम। यहाँ पे हम कैल्शियम बोल सकते हैं। कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम, जो कैल्शियम निकलेगा तो ये कैल्शियम क्या कहलाता है, ये अवसादी चक्र में आता है कैल्शियम, जो कि ऑप्शन हमारा कौन सा, 25 का डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी वाट घंटा, ऑप्शन सी न्यूटन मीटर,
या ऑप्शन डी क्रिया किलोग्राम मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। ऊर्जा, साथी यहाँ में ऊर्जा कब आती देखिए, जैसे आप क्या कर रहे हैं, आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे और माता जी आ गए पीछे से प्रसाद लेकर, ठीक है, स्पेशल वाला चप्पल वाला 2 लगा दी पीछे, फटाक से ऊर्जा आ जाती है, पढ़ाई में मन लग जाता है। जब पढ़ाई में मन ना लगे तो ऐसे काम मिलने चाहिए हमेशा। अगर ऐसा होता रहता है तो क्या है, जो ये ना पीछे वाली हमेशा सेट बैठी रहती है, आप पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं पीनियल की, ठीक है, आपको भटकने नहीं देती है। चलिए इसमें कहते हैं कि कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो साथी किलोग्राम मीटर का मतलब डी से होगा, जो कौन सा डी ऊर्जा का मात्रक नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का डी से हो जाएगा। जूल क्या है, ऊर्जा का मात्रक है। वाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है, और न्यूटन मीटर भी ऊर्जा का मात्रक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, दूरी मापन हेतु प्रयुक्त किया जाता है। साथी आप आज सुबह शाम तक कितना चले या फिर गाड़ी कितना चलती है, उनको किसे मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, तो दूरी को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो दूरी को मापने के लिए साथी हम ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं, जो कि कौन सा हमारा ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। हमने आपको ऑप्शन नहीं बताया, देखे साथी। स्पीडोमीटर, तो कितनी तेज गाड़ी चली बताएगा। रेंजोमीटर, वर्षा कितनी होती, वर्षा के बारे में बताएगा। तो बच्चा कौन, ओडोमीटर, तो क्या हो जाएगा, ओडोमीटर, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम मीटर क्यूब, ग्राम बटे सेंटीमीटर क्यूब, मिलीग्राम मिलीमीटर क्यूब, या इनमें से कोई नहीं। आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है, चलिए देखते हैं आपेक्षिक घनत्व का मात्रा क्या होता है। देखिए इसमें होगा किलोग्राम, हमारा ऑप्शन होगा किलोग्राम मीटर बटे क्यूब, ये दिया गया है। साथ ही हम आपको बता दें, एग्जाम में क्वेश्चन आया उसमें लिखा था NOD, इनमें से कोई नहीं, जो कि इसको हम नहीं मान सकते, क्योंकि आपेक्षिक घनत्व का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर क्यूब। चलिए साथी देखते क्वेश्चन नंबर 29, मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना किसका उदाहरण है। और ये क्वेश्चन हम इससे पहले भी पढ़ा चुके हैं, क्योंकि ये इतना प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 29 कि मैग्नीशियम धातु का वायु में जलना क्या कहलाता है। क्या भौतिक परिवर्तन है, क्या रासायनिक परिवर्तन है, या उष्मागत का परिवर्तन है, या इनमें से कोई नहीं। क्योंकि साथी आप याद रखो जलना, आप कुछ मत याद रखो, देखो जलना, ध्यान दो इस बात पे, ध्यान दो, जलना, ठीक है। कोई चीज जलने के बाद क्या वापस मिलती है, नहीं ना। कैसा परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। जैसे आपने लकड़ी जलाई, जलने के बाद राख ही मिलेगी, लकड़ी नहीं मिलेगी, रासायनिक परिवर्तन। आप पार्टी में गए, खाए पिए, खूब हमारे से ठोस ठोस के भर लिए और सुबह हगटन में निकाल दिए, निकालने के बाद कैसी क्रिया हुई, रासायनिक क्रिया। क्यों, क्योंकि निकालने के बाद क्या होता है, वो क्रिया दोबारा भोजन नहीं बन सकती। एक बार खाना खाए, पच गया तो फिर गया, वापस नहीं आएगा। आपने देखा आपके घर पे एक पका हुआ फल लगाए, अमरूद का हो, आम का हो, पपीता का हो, इनमें किसी का हो, एक बार पक गया, दोबारा से कच्चा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। जब वो फल कच्चा नहीं होगा तो कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन। और एक आपको अच्छी सी बात पाए, देखो आप अगर पढ़ाई करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो भी ठीक है, क्योंकि आपकी मर्जी, आपकी जिंदगी। लेकिन साथ ही अगर पढ़ाई करते हैं तो उसमें अगर ये क्वेश्चन आप रटते हैं तो आप थक जाएंगे। इनको समझो लॉजिक से रटना नहीं है। चलिए हमारा ऑप्शन कौन सा, 29 का कौन सा, सी होगा, यानी कौन सा, सी या बी, हाँ बी सही होगा, रासायनिक परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 30, यदि उत्पाद अधिक अस्थायित्व है तो रासायनिक प्रक्रिया क्या होगी। उत्पाद, देखिए उत्पाद से मतलब है कि आपके पास जो चीज है वो पर्याप्त मात्रा में है और हमेशा ये नष्ट हो जाए। उत्पाद अधिक अस्थायित्व रखते हैं तो रासायनिक क्रिया होगी कि नहीं होगी। हाँ, जब उत्पाद अस्थायित्व होगा रासायनिक क्रिया तभी संपन्न होगी। ये एक केवल 12th क्लास की रिएक्शन डाल दी, वैसे बता दिया गया है, क्वेश्चन बड़ा नहीं है, ठीक है। और एग्जाम में आया हुआ है। तो ऑप्शन 30 की बात करेंगे तो 30 का होगा ए, हाँ जब उत्पाद अधिक होगा तभी क्रिया होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, हंसाने वाली गैस क्या है। हंसाने वाली गैस है, इतना इजी क्वेश्चन। ऑप्शन ए नाइट्रस ऑक्साइड, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी अमोनिया क्लोराइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन पैराक्साइड। ये पैराक्साइड और अमोनिया क्लोराइड, इनकी हम बात करें जरा आराम से ध्यान दो। हंसाने वाली गैस हमारा ऑप्शन ए है N2O, कौन सा, N2O नाइट्रस ऑक्साइड। साथ ही देखो अमोनिया, अमोनिया हंसाने वाली गैस तो नहीं है, लेकिन क्या है ये तीव्र गंध देती है और क्या है इसमें बहुत बदबूदार महक आती है। अमोनिया क्लोराइड ये भी उसी में आएगी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ए से होगा। देखते क्वेश्चन नंबर 32,
डायनामाइट की खोज किसने की थी? डायनामाइट खोज किसने की थी? जिसने डायनामाइट खोज की थी वो आज दुनिया में ना रहकर भी सबके बीच जिंदा है। जिसने डायनामाइट खोज की थी दुनिया में ना रहकर भी सबके बीच जिंदा है। क्या नाम होगा उनका? जे थॉमसन, माइकल फैराडे, अल्फ्रेड नोबेल या रदरफोर्ड। तो डायनामाइट खोज की थी अल्फ्रेड नोबेल ने। किसने की थी? अल्फ्रेड नोबेल ने खोज की थी। ये कौन थे साथी? तो ये स्वीडन देश के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, दार्शनिक भी थे, बहुत बड़े ज्ञानी थे। इन्होंने क्या किया? अपनी पूरी संपत्ति को दुनिया में लोगों को पुरस्कार के रूप में देने के लिए अपनी वसीयतनामा लिख गए थे। इसीलिए 1901 से विश्व में नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। भारत में सबसे पहले नोबेल 1913 में किससे मिला था साथी? साहित्य के लिए मिला था किसी बंदे को। गीतांजलि पुस्तक के नाम बताना किसको मिला था? ठीक है, चलिए 33 क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है कि डायनेमो की खोज किसने की थी? क्या रदरफोर्ड ने की, माइकल फैराडे ने की, जे थॉमसन ने की या अल्फ्रेड नोबेल ने की? साथ ही क्वेश्चन नंबर 33 की बात करेंगे तो आप बताएंगे कि डायनेमो खोज किसने की? क्वेश्चन नंबर 33 खोज किसने की? तो डायनेमो खोज की थी माइकल फैराडे ने। हमारा ऑप्शन पूछेगा कौन सा? माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने किसके की साथी? इसने किसकी खोज की थी? तो डायनेमो की खोज की थी। आखिर डायनेमो क्या करता है? तो यहाँ यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जनरेटर क्या रखा होता है? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 34 बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर 34। साथ ही बात है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो उनका प्यारा सा नाम है जे थॉमसन। क्या नाम है? थॉमसन। इलेक्ट्रॉन खोज की जे थॉमसन ने की। इस पे चार्ज साथी कैसा होता है? तो इस पे चार्ज हमेशा माइनस होता है। ठीक है, चलिए इसका आवेश परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम। माइनस कूलाम इसकी पावर पे चार्ज होता है। अगला क्वेश्चन है HOCl में Cl की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? यानी कि हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन की संख्या क्या है? इसके बारे में पूछा गया। साथ ही आपको बता दें क्लोरीन कभी माइनस में नहीं जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 क्लोरीन कभी माइनस में नहीं जाएगी। क्या ऑप्शन -1 होगा, क्या 0 होगा, क्या +1 होगा या +2 होगा? तो अगर ऑक्सी क्लोरीन की संख्या पूछी जाती तो +1 ही आयन होगा। ऐसे लिखा रहेगा +1। आपने देखा भी होगा कि हाइड्रोजन +1, ऑक्सीजन +1, कार्बन +1 इस प्रकार से। तो इन पे जो होती है इसका मान 1 ही होता है साथी। तो क्लोरीन का मान कितना होगा? 1 हो जाएगा। दोस्तों ये 35 क्वेश्चन तो हमने किए और ये वो क्वेश्चन है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो हर एग्जाम में फटाफट आते रहते हैं। इस सीरीज से जुड़ने का एक ही मतलब है, आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे। आप सफलता की तरफ बढ़ेंगे। और ये जो सीरीज आपको मिल रही है एक वरदान साबित होगी। आप लगातार देखें साथ ही किसी माध्यम से अगर आपसे जुड़ पाए, लगातार जुड़ें। आपका कोई डाउट आपसे नहीं लग रहा है, मैथ का है, रीजनिंग का है, किसी भी क्षेत्र का है, हमारे नंबर पर भेजें, व्हाट्सएप नंबर पे, हम उसे हेल्प करेंगे। आपकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरी बात, ये जो वीडियो क्लास आप देख रहे हैं इसकी जो और भी क्लासें हैं तो आपको वो मिलेंगी डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ पे जाएं और हर एक क्लास को देखें और विस्तार से पढ़ें। अपनी पढ़ाई को और बूस्ट करें, आगे से आगे बढ़ाएं। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। साथ ही एक बात आपको बता दें कि अगर आप लाइव जुड़ते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होता है क्योंकि आपका डाउट हम सॉल्व करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे साथ ही एक नई वीडियो के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।